और उनको कैसे पढ़ना है, डे 1 पढ़ा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे 2 है आपका, डे 2 पे आप डे 1 का क्विक रीड करोगे, हाईलाइट अगर करा है तो वो पढ़ोगे पूरा, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब मेरे को ये तो रियलाइज हुआ कि क्विक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चीज पे पन्ने पे बैठ के कुछ नहीं होगा, जितनी बार उसको पढ़ोगे उससे ज्यादा हेल्प होगा। डे 2 पे आपने पहले डे 1 का पढ़ा, फिर डे 2 का अच्छे से पढ़ा, डे 3 आया, अब डे 1 का पढ़ना है। डे 1 की ऑलमोस्ट चीजें आपको डे 3 तक याद हो जाएंगी। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि ये रट रही हैं चीजें, और वो लॉन्ग टर्म तक रिकॉल होगा, क्योंकि मेरे को हुआ पर्सनली। तो डे 1, डे 2 और फिर डे 3 का अच्छे से। अब 3 बार पढ़ लिया डे 1, अब बंद कर देना है। अब डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके हर रोज 3 दिन का पढ़ना है। एंड ये मतलब ऐसा लगेगा सुन के बहुत डिफिकल्ट है, बट ये बहुत आसान है। बिकॉज कितने पेजेस बनेंगे आप। Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana and in today's video we have four doctors with us and जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एफएमजी जनवरी 2025 पास किया है। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे प्रिपरेशन फेज रहा सारा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। Thank you so थैंक much. यू। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अंसब। Oh, so I am Dr. Ansab Mahmood, and I did my MBBS from Kunming Medical University, China, and I passed with a score of 173 marks in my first attempt. And I would like to thank Dr. Deepak Anjanan for all the help and guidance he provided. इसके लिए पैसे दिए थे मैंने, ये बोलने के लिए। और सिमरन खानम। My name is Simran Khanum. I studied in SU Georgia International University, Georgia. I passed with 185 score in my first attempt, and I want to thank. Hello, my name is Simran Upadhyay. I have studied from Tianjin Medical University. My score was 155 and I've studied from cerebellum. So मेरा पूजा होते होते बच गया, luckily, and I'm here. ओके एंड डॉक्टर गुंजन। Hello, I studied from Philippines, Emilio Aguinaldo College, and I just passed my FMG with a score of 200. And this library was like kind of a push to me, because I really use the Forest app a lot in this one. So I'm very grateful for you to introduce me to the app. या Thank That is you. very इनको भी पैसे दिए थे, पहुंच गए पे। ओके। तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, अनसब कैसे पढ़ाई चालू करी, पिछला अटेम्प्ट वाला भी इशू था, उसके बाद कैसे बाउंस बैक किया, कैसे पढ़ाई करी। पिछली बार वाली तो वो बहुत लंबी स्टोरी है। लाइक मेरे कॉलेज वालों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिया। लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी, बट कॉलेज से इशू हो गया, उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा। वो चाहते थे कि हम वापस जाएं और अपने प्रैक्टिकल्स पूरे करें, उसके बाद फिर वो जब डिग्री दे तो हम उस पे एग्जाम दे। तो इसलिए वो लास्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया था। आई कुडंट अपेयर फॉर एफएमजी एग्जाम। तो फिर मैं वापस चाइना गई, देन आई डिड ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद जब फाइनली डिग्री मिली और मैं लास्ट अगस्त में वापस आई, फिर उसके बाद प्रिपरेशन तो मतलब ऑफ कोर्स अपन पहले भी करते हैं। अब तो ऐसा नहीं है ना कि लास्ट में आके थोड़ा बहुत कर लिया हो गया। तो पहले से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हमेशा से थी, और जो लास्ट के 4-5 महीने में थी वो बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन थी। आपकी गाइडेंस मिली और मतलब बस ऐसे करके हो गया। लास्ट के 5-6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, ओके। और बहुत ज्यादा पैनिक अटैक, एंजाइटी सब कुछ फेस करके जब भी ऐसी परेशानी होती तो आपको कॉल किया, आपने समझाया, मोटिवेट किया कि गिव अप नहीं करना है। मतलब तबीयत भी खराब हुई मेरी, टाइफाइड हुई एंड सो मेनी थिंग्स, बट देन यू वेर देयर। तो बस हो गया, आपकी हेल्प से, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से सब हो गया। और अब बहुत मेरा मेंशन मत करो प्लीज, मुझे इतना वो नहीं रखना है भाई, प्रमोशन हो जाए बोलेंगे देख लो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं तो। मेनली क्या नहीं, सच्चाई है, ये सच्चाई है। ओके चलो ठीक है, क्या सोर्स यूज करे थे इस प्रिपरेशन में। मेरा कोई ऐसा पार्टिकुलर सोर्स नहीं था कि मैंने ये सिर्फ मैरो लिया या सिर्फ प्रेप लैडर लिया। मेरे को जो टीचर अच्छे लगते थे मैंने उनसे पढ़ा। जैसे ईएनटी का ऐसा है कि राजीव धवन सर को सब जानते हैं, तो मेरे पास सोर्स ऐसा नहीं था कि मैं उनकी वीडियोस देख पाऊँ। तो मैंने सिर्फ उनके नोट्स निकाले, उनके नोट्स पढ़े। प्रीति शर्मा मैम का था कि पैथोमाइक्रो अच्छा है, तो मैंने उनके नोट्स निकाले, उनके नोट्स पढ़े, प्लस यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अवेलेबल थे वैसे। तो मतलब मेरे पास ना वीडियो लेक्चर देखने के लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैरो लिया था। बट देन जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स मैंने
सुना था कि इनका ये अच्छा है, इनके ये नोट्स अच्छे हैं, तो मैंने उनका बस ऐसे लेकर के उनके नोट्स पढ़े थे। और कहीं पे कुछ नहीं समझ आया तो यूट्यूब पे वो टॉपिक डाल करके उस टीचर से ही समझ लिया, तो बस ऐसा था। ठीक है। और राधा? सोर्सेज राइट, हाँ, यस। नाम ले सकते हैं ना सोर्सेज हाँ का, हाँ प्लेटफॉर्म्स का। हाँ 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 हाँ। तो मैंने चाइना से किया है। सेकेंड ईयर में जब मैं थी, कोविड आया था, मैं घर आई थी, तब मैंने मैरो लिया था। तब मैंने मैरो से जो प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल है वो किए थे। फिर जब मैं वापस आई चाइना कॉलेज, उसके बाद मैंने प्रेप लैडर लिया था। मैंने प्रेप लैडर से तब गायनी अच्छे से किया था, तब मैंने प्रेप से किए। उसके बाद मैंने देखा कि प्रेप के टीचर्स जा रहे हैं, फिर मैंने सेरेबेलम लिया था। तो मैं पिछले दिसंबर एग्जाम देने वाली थी, फिर हमारा लैंग्वेज एग्जाम आता है HSK, तो फिर वो रह गया बीच में। मैंने तब वाला मिशन पूरा अच्छे से अटेंड किया था, मिशन जो 200+ उनका आता है। उसके बाद फिर वो HSK हो गया, फिर मैं जुलाई जुलाई में देने वाली थी। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम था एम्बेसी में, वो फिर रह गया। और अब जाके मैंने अभी किया, तो ऐसा था कि मैं पढ़े की चीजें भूल रही थी और एंड में मुझे याद नहीं आ रहा था, और फिर मैं सब कुछ कंसोलिडेट नहीं कर पाई जो मैं हम्म। और अच्छे से कर सकती थी। सो इवेंचुअली सारी घाट घाट का पानी पीकर आई रियलाइज कि सेरेबेलम इज माय थिंग। और सिमरन खानम? भैया एक्चुअली मेरा भी कुछ पर्टिकुलर सोर्स नहीं था। मैं जब फोर्थ ईयर में थी, आई टुक मैरो एंड लाइक studied only just obs gynae and surgery from Maro, and then like for 6 months, for last 3 months I took Maro Plan B and did MCQs like NEET PG PYQs, FMG PYQs, and I gave GTS from this Maro. ओके। And for videos, there is particular source, like same I took like main like patho and micro from Preeti ma'am I studied, and for ENT I studied from Raju Dhawan sir, like that. ओके। एंड गुंजन? सो मेरा भी लाइक मिक्स सोर्स था। मैंने इनिशियली मतलब जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मैंने डैम्स ज्वाइन किया था, बट उसमें मेरे को ऐसा था कि कुछ सब्जेक्ट्स मुझे इतना नहीं समझ आ पाए थे। सो व्हाट आई डिड इज मैंने जब मेरे को 147 था उस टाइम पे, तो मैंने एक लिस्ट बनाया कि मेरे को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, आई हैव टू चेंज द सोर्स फॉर दीज सब्जेक्ट्स बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसी अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट देन आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है ये सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं। सो अगेन मैंने उनके लिए वो टीचर्स मतलब फॉलो करा जहाँ मतलब ऐसे अलग अलग सोर्सेस तो नहीं मैं ले सकती थी, जो मेरे पास अवेलेबल था। लाइक अगर ENT के लिए राजीव सर, फार्मा के लिए गोगा सर, तो मैंने ऐसे करके जो जो सब्जेक्ट चेंज करने थे वो चेंज करे एंड मैरो का प्लान भी लिया। एंड व्हाट आई डिड इज मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ये नहीं किया था, तो मैंने जो PYQ है उनको सिर्फ एक बार अटेम्प्ट नहीं किया, उनको एक बार खत्म किया, देन उसके बाद उसकी एक रिविजन एग्जाम से लाइक लास्ट 20 days में उनकी एक अच्छे से रिविजन करी। मतलब मैं रोज के एक सब्जेक्ट लेके रखती थी कि हाँ ठीक है एटलीस्ट मेरे PYQ सॉर्टेड रहे, कि एटलीस्ट ये तो मुझे पता ही होना चाहिए। तो मेरे को आई थिंक वो लगता है कि मेरा स्कोर मतलब 147 से 200 तक का जो सफर था वो मोस्टली मैरो प्लान बी के वजह से मेरे को लगा कि बहुत हेल्प हुआ उससे मेरे को। तो जब 147 आया था ना, 147 के बाद उसको एचेक हाँ करना और वापस से स्टार्ट करना बहुत टफ। बहुत, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। कितना टाइम लगा तो उसको मैनेज करने में, स्टार्ट करने में, और कैसे स्टार्टिंग के 10-15 days तो आई वाज सो क्लूलेस बिकॉज वो फ्लैशबैक्स आते हैं। आई वाज इन गौतम नगर उस अटेम्प्ट में, एंड मेरे को लग रहा था कि इतने घंटे लाइब्रेरी में बैठ के 147 क्यों आए हैं, क्योंकि सारे लेक्चर्स करे, सब कुछ किया अपनी साइड से। CBT दिया, CBT में भी अच्छा स्कोर रहा था। तो फिर मेरे को वही लगा कि मे बी PYQ पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई थी पर्सनली। मतलब मैंने FMG सॉल्यूशन सॉल्व करने का ट्राई किया था, बट FMG सॉल्यूशन मुझे पर्सनली लगा कि वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस को जितना मैरो के क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट करते हैं। FMG सॉल्यूशन मेरे को थोड़ा स्यूडो कॉन्फिडेंस देते थे क्योंकि वो वन लाइनर के फॉर्म में देते हैं, बट जब मैरो के क्वेश्चंस करते हैं तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट, मेरे को इस एग्जाम में ना टाइम का प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड जेन्युइनली जब मैंने एग्जाम दिया ना, मैंने अपनी मॉम को आके बताया कि मम्मी एग्जाम मेरे लिए डुएबल था, मतलब मेरे को ठीक लगा। फिर मैंने बाहर आके जब रिव्यूज सुने ना तो मेरे को लगा हो सकता है मैं ही गलत करके आई हूँ और पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट था। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने इस बार ना वीडियोस नहीं देखे, तो मेरे पास बहुत टाइम था अपने नोट्स को मल्टीपल रिविजन करने का। मतलब मैंने इतनी बार वो पढ़ लिया था चीज की मेरे को मतलब अनकॉन्शियसली चीजें याद हुई थी। ऑब्वियसली मेरे को भी यही लगता था मैं सब भूल रही हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं 140s की लाइन में रह जाऊंगी। बट देन
when the result came, I was like shocked. Like इतना तो बड़े मेरे सपने भी नहीं थे. मैंने फर्स्ट ईयर से भी नहीं सोचा था कि वो मेरा स्कोर होगा. जितना इतना स्कोर होता था ना, मैं उनको ऐसे देखती थी कि क्या पढ़ते हैं ये लोग, क्या खाते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग. बट मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट. मतलब मेरे को अटेम्प्ट्स लगे, बट मेरे को लगा कि आई कैन डू इट. सो कोई भी कर सकता है ऐसा लग रहा है अभी मुझे. बिकॉज आई वॉज नॉट अ टॉपर स्टूडेंट इन कॉलेज और समथिंग. आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट. तो अभी मेरे को बहुत होपफुल फील हुआ इसके बाद. सही बात है. 147 से 200 मतलब स्कोर जंप करना ही बहुत बड़ी बात है. और फिर एटलीस्ट बाकी लोगों के लिए आई थिंक ग्रुप में एक और भी किसी का है ना जिसके 200 प्लस आए, 200 के आसपास आए. हम्म. ओके. सो अब मेनली ये तो हो गई बात, पर जो लास्ट के जो 2-3 महीने थे, जो रिवीजन साइकिल जो प्लान करने थे, कितने रिवीजन हुए, कैसे हुए, तो अन सब और जीटीज वगैरह दिए थे? रिवीजन, हाँ जी, जीटी तो 5-6 दिए थे और उसका चार्ट भी आपको आई यूज टू सेंड कि क्या है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे सब कुछ रिव्यू करना है, तो वो आपने बताया था उसके हिसाब से ही करती थी. बट मेरे को टाइम मैनेजमेंट में एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ. प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूट गए, बट देन मैरो का ही क्वेश्चन बैंक लिया था मैंने. बट देन घर पे ऐसा होता था कि जब भी जीटी देते तो पता नहीं क्या रिलैक्स माइंड होता था, ये क्या होता था कि 50 मिनट्स अगर मिल रहे हैं तो मेरे क्वेश्चंस 30-35 मिनट्स में हो जाते थे घर पे. और एग्जाम में ऐसा हो रहा था कि बस डॉट, कुछ सेकंड्स बचे खत्म, फिर कुछ सेकंड्स बचे खत्म, ऐसा हो रहा था मेरे साथ. और लास्ट के 1-2 सेट में तो ऐसा भी होता है कि बस खत्म होने वाला है, मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा टाइम बचा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो. और ये चीज बहुत अच्छी हुई. एक लास्ट वाला जो सेट था ना, उसमें मेरे 5-6 क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ 2 मिनट अराउंड बचे थे. लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जो लास्ट के 2 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा कि भाई बहुत गंदा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, वरना 5-6 जाने वाले हैं ऐसे. तो मैंने जब आगे क्वेश्चन बढ़ाया ना, तो लास्ट के 5 क्वेश्चंस इतने इजी थे कि लगा कि हाँ भाई, अगर वो स्टक वहां पे, अगर मैं रुक जाती ना उस वाले क्वेश्चन पे, तो ये 5 जो है मेरे खराब हो जाते. तो जब ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस देखे ना और लगातार आ रहे थे वो 5, बहुत सिंगल लाइनर्स, पता नहीं कैसा सेट था वो, कि बस वो लगातार 5 हो गए और लगा कि हाँ, और जैसे ही खत्म हुआ कि हाँ कुछ सेकंड, 5 सेकंड, हाँ हो गया. ऐसा वाला सीन था कि टाइम मेरे को मैनेज करने में प्रॉब्लम हुई. बल्कि मैंने भी मैरो के ही जीटीज दिए थे, मैरो का ही क्वेश्चन बैंक फॉलो किया था. बट देन एग्जाम में आई डोंट नो कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था. ओके. और जो लास्ट के 2-3 मंथ में रिवीजन कितने किए थे? रिवीजन ऐसा कुछ भी काउंटेड नहीं था कि कितना किया था, लेकिन 3-3 किया होगा आई गेस. मतलब और फिर उसके बाद भी जैसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. जैसे ईएनटी है ना, जैसे ईएनटी है, ऑप्था है, तो इनकी पूरी बुक्स है मेरे पास. तो मैंने क्या किया था ना कि पीवाईक्यू के बेसिस पे ना एक अपना नोट्स बना लिया था. तो वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए. मतलब अगर टीचर की एक कोई पीडीएफ है, ठीक है, तो उस पीडीएफ को मैंने तो खुद एनोटेट किया, फिर उसके बाद वो पीडीएफ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती थी क्योंकि वो मेरा लिखा होता था. तो ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे जो कि काफी हेल्पफुल थे लास्ट लास्ट टाइम के लिए. तो वो मैंने कई बार पढ़ लिए थे. जैसे बायोकेमिस्ट्री का झामर सर का नोट्स बहुत वो सब बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. तो बायोकेमिस्ट्री ना उनकी 100 पेज की थी, तो मैंने उसको ऐसे छोटा करके वो 23 पेज में कर लिया. अब वो मेरे को लग रहा है कि सिर्फ 23 पेज है, तो मैंने ऐसे कई बार देखी है उसको कि कार में बैठ के जब जा रहा है सेंटर पे तो भी ऐसे पलट पलट के देखा. और वो इनफ भी था क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा था बस. लेकिन मेरा माइंडसेट वैसा हो रहा था कि हाँ कम है तो पढ़ने में आसान है. और जो भी हाइड थे, जैसे पीवाईक्यू बेस वाले, वो सब खास करके लिख लिए, प्लस अपने निमोनिक्स लिए, अपने हिसाब से वो नोट्स बना लिए. तो ऑप्था का भी वही किया, ईएनटी का वही किया, पैथो का वही किया, बायोकेम का. तो मतलब जो ऐसे छोटे छोटे वाले सब्जेक्ट्स है ना, उनका मैंने खुद से नोट्स बना लिया था, हाइड हाइड वाला. तो उसकी वजह से कई बार रिवीजन हो गया था, तो ये अच्छा हो गया था. तो वो ऐसा कुछ काउंटिंग में नहीं था कि कितनी बार रिवीजन हुआ कि बता सके कि 2 ही बार हुए, 3 ही बार हुए, नहीं. वो छोटे छोटे वाले की वजह से कई बार हो गया. और पहली वाली जो पढ़ा था वो तो ठीक से ही पढ़ा था, 3 महीने लेकर के, मतलब 2.5 महीने लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ लिया. फिर जब दोबारा पढ़ा तो उसमें से ऐसे कंसोलिडेट करके निकाला, फिर वो बार बार पढ़ लिया. ओके. और राधा? अगर जो पहला वाला सेरेबेलम का मिशन था उसे हम फर्स्ट रीड बोल सकते हैं. फिर इधर आने के बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ऑफलाइन किए थे. मैंने ईएनटी राजीव धवन सर का लेटेस्ट मेडवे में अटेंड किया था. ऑप्थेल्मोलॉजी शिवानी जैन मैम का अटेंड किया था. उसके साथ जो एक वो ऑफलाइन वाला रीड, उसको हम सेकंड बोल सकते हैं. और फिर अभी जो लास्ट के महीने थे उसमें मैंने सेरेबेलम का जो लेटेस्ट वाला मिशन है उसके लैब 2 किए थे. मैंने दिया था एक जीटी एग्जाम से 20 दिन पहले. उसमें मेरा स्कोर आया था 124. मैंने बोला पता नहीं क्या होगा. तो मैंने ये किया कि लैब 2 खोला. लैब 2 में मैंने उनका ऑब्स गाइन नीचे से देखा पूरा.
सर्जरी पूरा अच्छे से देखा और पीएसएम अच्छे से देखा। तो लास्ट के 20 डेज मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से करके रखा और वो जंप हो गया। ओके। और सिमरन? Yes, भैया। मेरा प्रिपरेशन अगस्त मंथ से स्टार्ट करी। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 months आई डिड माई फर्स्ट रीडिंग। अक्टूबर मंथ में आई डिड, बोलते मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, फैमिली इश्यूज, सो ओनली अगस्त एंड सितंबर आई डिड माई फर्स्ट रीडिंग। एंड नाउ इन पूरा नवंबर में आई डिड वन फर्स्ट रिविजन, and in December I did second and third revision. In last 10 days I revised every 19 subjects once, and I did FMG PYQs and NEET PG PYQs, like last 3 years NEET PG PYQs, and I gave 5 to 6 GTs. My score is like 162 in between 200. Like in my last national mock test Marrow, I got 187. In my final I got 185, just 2-3 marks difference. Similar. And Gunjan? सो मैंने रिवीजन बेसिकली ऐसे प्लान किया था कि मतलब लास्ट जो 25 डेज थे ना, उसमें शॉर्ट नोट्स को ही फोकस किया था, लाइक जो भी डीएफएक्स थे, लाइक डैम्स के, या फिर जिसके भी मतलब जो भी टीचर्स जो मैंने जिनके मेन नोट्स पढ़े उन्हीं का रिवीजन नोट्स जो होता है वो मैंने रिवाइज किया। तो वो मैंने मल्टीपल बार मतलब मैंने ट्राई किया कि 20 डेज में एटलीस्ट उनके 2 रीड्स हर एक के हो जाए। और किसी किसी के मेन ही नोट्स, जैसे अब फॉर एग्जांपल सर्जरी और फिजियो मैंने मैरो से पढ़ा था, तो उसके ऑलरेडी मैंने आरआर ही पढ़ा था, तो वो मैंने उन्हीं को एक बार पढ़ने का ट्राई किया। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को लास्ट के 20 डेज में मैं पढ़ती हूँ वो मेरे को एग्जाम में ज्यादा रिकॉल होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट हर 19 सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टच कर लूँ, और साथ में मैंने बस पीवाईक्यूज रिवाइज करे थे अगेन। ओके। तो मेजर स्टडीज हमने बात कर ली। अब मेनली ये है कि जो अब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं वापस फिर से, मेजोरिटी जून में तो अटेम्प्ट वाले लोग ही देते हैं एग्जाम। तो आपके हिसाब से क्या वो गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन इस अगले 4-5 महीनों में करनी चाहिए? अनसब? हाँ, बोलो बोलो। मेरा तो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी था कि जो भी टीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं आप उनको पहले चूज करो। पहले तो माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को किससे पढ़ना है। अपन को 4 जगह नहीं भागना है। 4 जगह भागने का ये मतलब नहीं है कि जैसे टीचर ऐसा एक ही फिक्स रखना है कि हाँ नेहा तनीजा मैम से पीएसएम करनी है तो फिर उनसे ही करनी है। अगर साक्षी अरोरा मैम से ऑब्स गायनी करनी है तो उनसे ही करनी है। अब ये नहीं कि साक्षी अरोरा मैम का भी कर रहे हैं, प्रसन्नवीर सर से भी कर रहे हैं, तो वो खिचड़ी नहीं पकानी। सबसे पहले तो हमारा यही होना चाहिए कि हमको अपना गोल क्लियर रखना है कि कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो पहले तो वो डिसाइड कर लो, एक विजन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रीड करो अपना आराम से, 2.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जितनी बार में हो जा रहा है। फिर साथ साथ में पीवाईक्यूज लगाने का ट्राई करना होगा। और फिर पीवाईक्यूज से अपन को समझ में आ जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पता है कि पीसीओडी आना ही है ना, और जैसे कैटरैक्ट्स आना ही है। तो ये सारी चीजें बार बार जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमको पता चल जाता है। तो वो चीज अपने उस नोट्स में एनोटेट कर ले। जैसे कई लोगों को नहीं पसंद है कि वो 20th नोटबुक बनाए, तो वो उसी में एनोटेट कर ले, पीवाईक्यूज ऐसा हाईलाइट कर ले। तो वो उस टॉपिक के अराउंड जितनी भी चीजें हैं जब वो सेकंड रीड करे तो उन चीज पे ज्यादा फोकस करे। तो फर्स्ट रीड में तो ये हो गया कि सारी चीजें पढ़ रहे हैं, साथ में पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। सेकंड रीड में क्या होगा कि पीवाईक्यू जो आपने मार्क करे उस पे आपका स्पेशल फोकस जाएगा, तो वो सारी चीजें करना होगा। और एक बार वापस से नोट्स पढ़ने होंगे। फिर थर्ड टाइम में मतलब वही है कि सेम रिपीट करना है, कुछ भी दोबारा मतलब ऐसे लास्ट में ना मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि झामर सर के 12 सब्जेक्ट से स्पेशल क्लासेस आ रहे हैं, वो कर लेते हैं एक हफ्ते में, वो ऐसा रटवा देते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीजें आ रही थी। और बहुत सारे लोग ऐसे क्लासेस कर रहे थे जो टेलीग्राम पे, कुछ स्टूडेंट्स जो पास आउट होकर के निकले हैं, तो उन लोगों की भी क्लास आ रही थी कि ये 8 दिन में इतने सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं, वो कर लो। तो फिर मतलब बहुत सेकंड थॉट्स आ रहा था कि क्या कर लें, क्योंकि मतलब बहुत आ रहा था, क्योंकि अपना छोटा छोटा नोट्स था वो हो जा रहा था। फिर लग रहा था कि यार ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, तो वो बहुत गलत हो जाता। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि नहीं किया ये। और भैया ने भी मेरे नहीं किया, उसने ही मेरे को बोला कि नहीं जो पढ़ रही हो वो ही करो, कुछ भी ऐसा साइड नहीं करने की जरूरत है साइड से।
जो किया उसको ही बार बार देखो। तो ये मेरे लिए अच्छी चीज थी कि लास्ट के टाइम तक भी जो मैंने अपने नोट्स मेन पढ़े फिर उससे जो निकाला उसको ही रिवाइज करती रही, कुछ भी अलग नहीं किया। और मैंने पहले ये बताना मतलब दिमाग से रह गया बताना कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के कोचिंग किए थे, गौतम नगर में गई थी, बट देन आई कुड नॉट सर्वाइव देयर, मतलब मेरे से नहीं हो पाया। तो आई केम बैक होम और फिर मैंने घर से तैयारी करी, तो साक्षी अरोरा मैम से और मेडिसिन पीएसएम नेहा तनेजा मैम से और मेडिसिन अमन सेठिया सर से, तो ये तीन ना मैंने कोचिंग किया था। ये तीन सब्जेक्ट सिर्फ मैंने कोचिंग किया था, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने वही जो मतलब ऐसा कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनके नोट्स निकाले उनसे पढ़े। और बस यही था। और साक्षी अरोरा मैम से मतलब पहले भी मैरो के वीडियो मुझे ऐसे मिल गए थे, तो उनसे मैंने आरआर वीडियोस देखे हुए थे, बट देन आई वाज नॉट वेरी श्योर, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं एफएमजी का कंटेंट है इसमें या नहीं, बट देन आई डिड नॉट इवन चेंज द टीचर दैट टाइम ऑल्सो। मतलब ऑब्स गायनी दोबारा भी मैंने करी तो मैंने साक्षी अरोरा मैम से ही करी कोचिंग में भी जा करके। तो वो था। और मेडिसिन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मेडिसिन का कोचिंग किया। और पीएसएम का मैंने ना मुखमोहित सर से किया था मैरो से, बट देन मेरे को वो सफिशिएंट नहीं लग रहा था, वो मेरे को कम लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने नेहा तनेजा मैम से किया, क्योंकि उनका मैंने था कि उनसे क्वेश्चंस लग जाते हैं और मोहित सर वाला थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर नेहा तनेजा मैम वाला किया। और फिर लास्ट तक उसी को रिवाइज किया और बाकी अपने जो भी नोट्स थे, तो ऐसा था। ओके। और राधा, लास्ट अभी जो 3-4 महीने में क्या करना चाहिए? हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो 2018-19 से पहले पेपर आता था ना, उसमें ऐसा था कि रोड लर्निंग था, लोग रटते थे पेपर में, लिखते थे, पेपर हो जाता था। उसके बाद पेपर आने लग गया क्लिनिकल। अब बच्चे इतना ज्यादा क्लिनिकल पे फोकस कर रहे हैं। मेरे ना सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ईएनटी, ऑप्था, पीडिया, सर्जरी, ऑब्सगाइनी, वो एकदम सही है। पर मेरे जो खराब है वो है फर्स्ट पेपर। तो मेरा फर्स्ट पेपर मुश्किल गया था। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार का फर्स्ट पेपर जो था वो पहले वाले फर्स्ट वाले पेपर से क्लिनिकल जो है, मतलब प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, हमें उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि सब बच्चे जा रहे हैं क्लिनिकल करते हुए, और जब ऐसे हो जाता है कि ये वाला जीन कहाँ है, ये वाला रिसेप्टर कहाँ है, तो ऐसा लगता है पता नहीं, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो वन लाइनर आते थे, अब वो वाले भी वो क्लिनिकल तरीके से लपेटने लगे हैं। तो हमें फर्स्ट पेपर पे आगे वालों को ध्यान देना चाहिए, ये चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने सेकेंड ईयर से करके रखा था सारा कुछ, बेस तो था मेरा। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं एंड में सबको कंसोलिडेट नहीं कर पाई। मेरा एक एक सब्जेक्ट करो तो अच्छा आ रहा था, मेरा जीटी में हाल खराब हो रहा था। आई वुड से जीटी बहुत सारे दो, फर्स्ट वाले पेपर को सीरियसली लो, और देखो कि तुम सारी चीजों को समेटना आना चाहिए एंड में। जो हम बोलते हैं फैला देते हैं हम, बट टुवर्ड्स द एंड समेटना इज इम्पोर्टेंट। मुझे ये ये किसी 3 चीजें टीचर ने बोला था कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेट सको। समेट पाओ। सही बात है। याद है। ओके। और सिमरन? Bhaiya, first of all, consistency is most important thing. In last 1 month, at least we have to study 10 hours, 10 to 12 hours is minimum. Bhaiya, if you allow me, can I show my timetable? Sure. You can. Yes, this is December month. First 15 days I did my first revision, and second I did second revision and third revision. Like minimum we have to study like 12 to 13 hours. I like my dikhti thi ki in one day in how many hours I'm studying. So like 12, 14, and in like the green one which I marked is I'm satisfied. वो तो मैं उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ी। जो येलो है आई हैव टू इम्प्रूव मोर लाइक दैट भैया। The first is consistency is important mainly. Second, we have to मतलब बहुत ज्यादा वीक सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और थर्ड वन, जो भी पढ़े लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू आर वीक इन दैट टॉपिक, लाइक वी हैव टू गिव 1 hour extra to understand that topic and go further, and we have to revise. And then revision is a key. At least we have to revise our notes multiple times that we can recall in exam. And basics also very important, like preclinical subjects, anatomy, physio, bio, like what else? Yes. Okay. And Gunjan? सो अभी मेरे को लगता है कि जिनका अभी नहीं हुआ है ना, सबसे पहले तो हिम्मत जुटाओ कि दोबारा बैठना है। मतलब इट्स डुएबल, क्योंकि कल ही मेरे को जैसे एक फ्रेंड का है, उसको एग्जैक्ट 147 आया, तो मैं उससे इतना रिलेट कर पाई, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग। बट
10 दिन फील करो वैसा, 10 दिन मत छुओ बुकों को, 11वें दिन पे खड़े हो, एक लिस्ट बनाओ कि ये टीचर का नहीं समझ आया था, इसको चेंज करना है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सेम ही चीज को, और क्लासेस अगर आपने कर ली है ना सब सब्जेक्ट्स की, तो दोबारा अगर तुम रिपीटर हो तो दोबारा क्लासेस में नहीं, मेरे को तो वो टाइम वेस्ट लगता है पर्सनली। जितना आप नोट्स को पढ़ोगे बार बार, उससे ज्यादा याद हो पाता है इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन क्लास, कॉज क्लासेस एग्जॉस्टिंग होती है। उसके बाद अगर, हाँ, अगर आप उसके बाद भी 3-4 घंटे दे पा रहे हो सेल्फ स्टडी को, तो आप दोबारा क्लास करो। अगर आपको सुन के याद होता है तो वो करो, बट अगर आपको सुन के नहीं याद हो रहा है, पिछली बार नहीं याद हुआ क्लासेस जाके, तो आप अपना एटलीस्ट ये बनाओ कि हाँ सेल्फ स्टडी करनी है, बट किस टीचर से करनी है। और फिर एग्जैक्टली जैसे इन सब ने बोला ना कि यूट्यूब पे इधर उधर मत भागो, वो तो मतलब बिल्कुल यूजलेस होता है। ऑब्वियसली बीटीआर इज गुड, बट अब अगर आप एक वो लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ना वो रिकॉल होगा। आपने जो नोट्स 6-7 महीने देखे हैं बार बार, आपको उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी याद होगी। और मैंने एक और चीज फॉलो करी थी, ये मेरे को मेरे सीनियर ने बताई थी, तो ये मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल चीज रही है, एंड आई थिंक हार्डली एनीवन इज फॉलोइंग। हम 3 फ्रेंड्स ने ये फॉलो किया, हम तीनों पास हो गए हैं अभी। तो हम लोग क्या करते थे, हम इनको मॉर्निंग सब्जेक्ट्स बोलते थे। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो सबके लिए वर्क करेगा कि नहीं। डे 1 से जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 5 सब्जेक्ट उठाओ जो रटने वाले होते हैं, जो पता है बार बार भूल रहे हैं, वॉलेटाइल है, लाइक फार्मा, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, कोई भी 5 सब्जेक्ट उठाओ। सुबह चाहे तुम्हारी क्लास अगर 10 बजे स्टार्ट हो रही है, 9 बजे स्टार्ट हो रही है, सुबह मेक श्योर करो 2 घंटे उन सब्जेक्ट्स को देना है। कुछ नहीं करना उसमें, 30 मिनट देने हैं या फिर 20 मिनट दो। और जैसे मान लो आप उसका गोल रखो कि 30 से 40 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म करने हैं, तो वो सब्जेक्ट कैसे खत्म होंगे। हम क्या करते थे, जितने पेजेस है, फॉर एग्जांपल पीएसएम में 200 पेज की बुक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 40, जितने भी पेज आए ना, वो रोज आपको सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। और उनको कैसे पढ़ना है, डे 1 पढ़ा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे 2 है आपका, डे 2 पे आप डे 1 का क्विक रीड करोगे, हाईलाइट अगर करा है तो वो पढ़ोगे पूरा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मेरे को ये तो रियलाइज हुआ कि क्विक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चीज पे पन्ने पे बैठ के कुछ नहीं होगा, जितनी बार उसको पढ़ोगे उससे ज्यादा हेल्प होगा। डे 2 पे आपने पहले डे 1 का पढ़ा, फिर डे 2 का अच्छे से पढ़ा, डे 3 आया, अब डे 1 का पढ़ना है। डे 1 की ऑलमोस्ट चीजें आपको डे 3 तक याद हो जाएंगी, मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि ये रट रही हैं चीजें, और वो लॉन्ग टर्म तक रिकॉल होगा, क्योंकि मेरे को हुआ पर्सनली। तो डे 1, डे 2 और फिर डे 3 का अच्छे से। अब 3 बार पढ़ लिया डे 1, अब बंद कर देना है, अब डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके हर रोज 3 दिन का पढ़ना है। एंड ये मतलब ऐसा लगेगा सुन के बहुत डिफिकल्ट है, बट ये बहुत आसान है। बिकॉज कितने पेजेस बनेंगे आपके, हर एक सब्जेक्ट के 4-5, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है कि मैं एक पूरी बुक लूं और मैं इसको पढ़ूं पूरा 10-15 दिन, मेरे को बोर हो जाता है उससे। तो मेरे को ये ना एक गेम की तरह लगता था कि लास्ट में तो मेरे को इस मेथड से इतना एडिक्शन हो गया था कि मैं ऑनेस्टली लास्ट के 20 दिन में 20 बुक पढ़ रही थी। इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट, बट मेरे को उतना उस वे में ही पढ़ने की आदत हो गई थी कि मैं एक बुक को 2-3 घंटे लेके बैठ ही नहीं पा रही थी। तो इट्स दैट एडिक्टिव, और मेरे को उससे बहुत अच्छा रिजल्ट लाइक मिला भी है, मेरे फ्रेंड्स को भी मिला है। तो अगर आपको ना, मतलब अभी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप इस चीज का। दो दो मतलब अगर आपको 5 भी नहीं स्टार्ट करने ना, 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे 1 महीने बाद वो 2 सब्जेक्ट ना आपको इतने प्यारे होंगे कि हाँ यार ये तो बहुत सॉर्टेड है। अगर आपके पास 4 महीने भी है ना, और आपने 2-2 सब्जेक्ट भी पढ़े, तो 8 सब्जेक्ट तो आपके ऑन द टिप्स होंगे। तो ये मैंने फॉलो किया था, इवन रिवीजन के टाइम पे भी अगेन यही फॉलो किया। तो आप, ये मेरे को लगता है कि सबको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए इफ इट वर्क्स फॉर देम। दैट्स इट। और आई थिंक 147 से 200 आया है तो एवरीथिंग वर्क्स। और बाकी बाकी लोग भी अपना ट्राई कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती एग्जैक्टली। है। अगर पे 4 लोग आज सेशन में थे तो एक एक चीज भी आपको किसी की जो अच्छी लगती है आप वो अपने हिसाब से अपने इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप किसी को ब्लाइंडली तो फॉलो कर नहीं सकते वैसे भी। तो आई थिंक या हमने आई थिंक मेजोरिटी चीजें कवर अप कर ली है। कुछ और आप में से किसी को कुछ बोलना है लास्ट में, कुछ और कुछ माइंड में हो आपके तो? बाकी तो हो गया है मेरी साइड से, तो इफ एनीथिंग यू वांट टू कंट्रीब्यूट। इस चीज को जल्द से जल्द क्लियर करो एंड कम ऑन दी अदर साइड, क्योंकि उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, ऐसे अब रियलाइज हो रहा है। सही बात है, मुझे भी काफी लेट रियलाइज हुआ।
बढ़िया। एंड मुझे एक और चीज बोलनी है, मुझे ऐसा लग रहा है डोंट लेट दिस स्कोर डिफाइन यू। मतलब मेरे को तो पर्सनली खुद मेरे को खुद विश्वास नहीं हो अपना स्कोर देख के। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना, हम लोग 150 पे इतना स्टक हो चुके हैं कि यार 150 चाहिए। मेरे को लगता है कि नहीं, अगर अगर पढ़ रहे हैं ना तो मतलब मेरे को तो बहुत इम्पॉसिबल लगता था। मुझे लगता था पता नहीं मेरा कब होगा एग्जाम, मेरा क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम। तो वो जो सेल्फ डाउट होता है ना, डोंट लेट दिस डिफाइन यू। अगर तुमने पढ़ा है तो वो हो जाएगा समहाउ। एंड इट इज अ सरियल फीलिंग टू बी ऑन द अदर साइड। एग्जाम वाले दिन भी मेरे को बस एक ही चीज चल रही थी दिमाग में कि इस बार बॉर्डर के उस पार जाना है, बस कैसे भी जाना है, बट जाना है। मेरा ना एग्जाम 4 बार बंद हुआ एंड आई वॉज लाइक कि भगवान सारी परीक्षा आज ही ले रहे हैं। मेरे को सबसे दूर का सेंटर मिला, मैंने बोला चलो ठीक है। ये भी एग्जाम बंद हो रहा है, बाबा मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो रही है। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरा टाइम तो नहीं जा रहा है, और मैं उनको बार बार कंफर्म कर रही थी कि विल दिस अफेक्ट माय रिजल्ट इन एनी वे, आप मेरे को बता दो कोई फॉर्म भरना है क्या। देन फोर्थ जब चौथी बार बंद हुआ, उन्होंने मेरी सीट चेंज कर दी। एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि यार ऐसे मतलब हुआ है, किसी के साथ नहीं हो रहा पूरी क्लास में, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वही है कि उस दिन आपके साथ कुछ भी हो, डोंट लेट दैट अफेक्ट योर मेंटल स्टेट। क्योंकि मेरे साथ सेकंड पार्ट में हुआ ये चीज, और सेकंड पार्ट में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, मैं आधा पढ़ती कंप्यूटर बंद हो जाता। तो जब वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मेरे को स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है वो चीज। तो वही है कि उस दिन आपका क्या माइंड होता है, उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, वो बहुत अफेक्ट करता है। तो जस्ट ट्राई टू बी काम स्टार्टिंग से ही, सो दैट मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं तो बहुत पैनिक करती थी। बट उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ, आई डोंट नो, उस दिन मैं बहुत शांत थी। तो मेरे को आई थिंक लगता है वो एक रिजल्ट में बहुत मतलब रिफ्लेक्ट करता है। ओके, ठीक है। इतना सही बात है, अगर और इतना वो मेरे साथ भी ये शांत। चीज हुई थी कि ऐसा ब्रेक के वक्त में जब बाहर आई मैं, तो बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही थी। मेरे भाई ने भी मेरे को कॉल किया, उसका सेंटर भी सेम लखनऊ में ही पड़ा था, बट देन थोड़ी डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो उसने मेरे को ऐसा कॉल किया कि कैसा हुआ। मैं बोला ठीक ठाक हुआ, ठीक लगा। फर्स्ट सेकंड स्लॉट ठीक था, थर्ड वाला थोड़ा सा हो गया, अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो वो बोला कि ये क्या था, ये क्या था। उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने गलत बता दिया। अब मेरी मेरी हालत खराब कि यार ये तो मेरे को पता था। ये एक बहुत बहुत बेसिक चीज थी, जैसे वैक्सीन याद करना था, ठीक है। तो मैंने ना वो एक चार्ट सिर्फ सोचा था कि भैया याद चीजों को बहुत अच्छे से करता है, तो उसके साथ पढ़ेंगे तो वो चीज एग्जाम में कल याद रहेगी। और इत्तेफाक से वो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आईपीवी कौन से मंथ मतलब कब कब देते हैं, ठीक है। तो 6, 10, 14 वीक था उसका, बट देन 10 वीक स्किप करके वो मंथ में चला गया था। 10th वीक स्किप्ड था, और वो याद कराया था मेरे को, उसने भी साथ में पढ़ा था। बट देन एग्जाम में मेरी एंग्शियस होने की आदत है, मैंने क्वेश्चन देखा, अरे कल तो पढ़ा था, टिक किया, आगे बढ़ गई। बट देन मैंने वो 10th वीक स्किप नहीं किया। तो उस तरह से उसने वो पूछा कि अरे वो आईपीवी वाला आया था, हम क्या, हाँ आया था, ये कर दिया। तो ये तो गलत कर दिया कि ठीक। फिर एक और था, पीएसएम का एक क्वेश्चन था, वो उसने पूछा। तो मैंने बोला कि हाँ ये कर दिया लास्ट में। तो वो बोला लास्ट में था ना वो इवैल्यूएशन। बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं था। तो ठीक है कोई बात नहीं, जाओ बैठो अब मेरे साथ नाश्ते वाश्ते करो, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मेरा हो गया दिमाग खराब ये 2 क्वेश्चन सुनने के बाद कि ये दोनों डिस्कस किया, कल रात साथ बैठ के पढ़े, और अभी ऐसे दोनों गड़बड़ कर दिया। फिर बगल में जैसे अम्मी के साथ आके बैठी, और बगल में 2 लड़कियां बैठी, वो डिस्कस कर रही हैं। अब उधर भी कान जा रहा है, मतलब आई एम ट्राइंग नॉट टू लिसन टू एनीवन, क्योंकि अभी दिमाग खराब हो चुका था। बट देन वो बोल रही थी, देन फिर मेरी आदत, आई इंटरप्टेड, पूछा मैंने कि ये क्या है, ये था ना। तो हाँ ये था। फिर इधर वाली बोलते नहीं ये नहीं था, हिस्टडीन था। ये भी गलत हो गया। हम अम्मी बोले अम्मी आप कार में जाओ बैठो, हम अंदर जा रहे हैं, अब हो गया, नहीं हो रहा, अब बैठा बैठा नहीं जा सकता, यहाँ पे इतनी सारी बातें सुनने में आ रही हैं। अब बहुत मतलब आंख में ऐसे आंसू ले लिए, बस अब हम जा रहे हैं अंदर। अम्मी भी एकदम नर्वस कि भाई अब तो ये हो गया, अब हो गया खत्म खेल, टाटा बाय बाय। बट देन पहले जाके बैठी, फेस वगैरह वॉश किया, बहुत काम किया अपने आप को कि नहीं हो गया जो हो गया। बट देन आई अगेन हैव 150 पॉइंट्स, अब इनमें बेहतर करना है, जितना हो पाएगा करेंगे। और मैंने आई एम वेरी श्योर कि मैंने उसमें भी बहुत सारी स्टूपिड मिस्टेक्स करी होंगी, बिल्कुल करी होंगी, बिकॉज आई गेट एंशियस। मेरी आदत है कि बहुत ज्यादा एंशियस हो जाने की। बट और फिर रिकॉल्स भी आए, देन आई चेक्ड कि अराउंड 20 क्वेश्चंस जो किए जा सकते थे, जो बहुत बेसिक चीजें थी, जो मैंने कई बार पढ़ी थी, मैंने क्वेश्चंस ठीक से ना पढ़ के और खुश होकर के कि अरे ये मेरी जानी हुई चीज है, पट आगे आगे। तो उसमें बहुत गड़बड़ किया मैंने।
तो जो 173 आए वो 200 भी हो सकते थे, बट देन आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ 173 भी है फर्स्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड पूरा आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा कैसे प्रिपरेशन करी इन सारी चीज़ें, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटर्नशिप। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। चलो।